हेलो एवरीवन। तो कैपरी ग्लोबल कैपिटल इस कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स आ गए हैं। कॉन कॉल तो मतलब पता नहीं ये कंपनीज क्या करती है। अगले महीने कॉन कॉल करेंगे 2 फरवरी को, तो जब करेंगे तब देखेंगे। लेकिन इन्होंने अभी इन्वेस्टर पीपीटी रिलीज कर दिया है, तो हमारे पास में इन्फॉर्मेशन सारा आ गया कि किस सेगमेंट ने कैसा परफॉर्म किया है, कहाँ पे यील्ड किस तरीके से गए हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है, क्यों नहीं मिला है, एसेट क्वालिटी का कैसा ट्रेंड चल रहा है, ग्रोथ गाइडेंस भी कंपनी ने चेंज किया है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है। बाकी जब कॉन कॉल होगा मैनेजमेंट आगे का आउटलुक देगा तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इनके Q3 के नंबर सबसे पहले डिस्कस करते हैं। हेडलाइन नंबर्स अगर हम देखें कंपनी के एयूएम में 47% की ग्रोथ है वाई वाई लेवल पे। अभी हमने वो जो 3-4 दिन पहले डिस्कस किया था वो करेक्शन वाले स्टॉक्स, तो उसमें हमने कैप्री ग्लोबल का ये डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट ने अपना जो गाइडेंस है Q3 का उसको बढ़ा दिया है। 40% का ग्रोथ उन्होंने बोला था किसी इंटरव्यू में, एंड यहाँ पे 47% का ग्रोथ इन्होंने डिलीवर किया है। इनका पूरे साल का टारगेट है कि 32,000 करोड़ का एयूएम ये करेंगे बाय द एंड ऑफ FY26। अभी कितना हो गया है? 30,000 करोड़। तो मतलब 8-9% का ग्रोथ और ये दिखाएंगे फोर्थ क्वार्टर में, तो ये गाइडेंस इनका अचीव हो जाएगा। उससे ज्यादा ही कर सकते हैं क्योंकि अभी भी आप देखो तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 12% पे कंपनी ग्रो कर रही है। तो मतलब इस पार्ट पे तो कंपनी का काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। फिर नेट इंटरेस्ट इनकम, इसमें 48% की ग्रोथ है। अच्छी ग्रोथ है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ज्यादा इस पे एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि अगर आपको याद हो हमने लास्ट कॉन कॉल में डिस्कस किया था, कंपनी अपने गोल्ड लोन का जो एयूएम है ना उसके मिक्स को बढ़ाने को देख रही थी। पहले वो 36-38% कॉन्ट्रीब्यूट करता था, फिर इनका गाइडेंस आया 38 से 40% रखेंगे। उसके बाद मैनेजमेंट ने लास्ट कॉल में बोला कि नियर टर्म में ये 40% भी क्रॉस कर देगा। तो गोल्ड लोन में आपके यील्ड ज्यादा होते हैं, तो अगर उसका मिक्स बढ़ेगा तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो यील्ड है वो इंप्रूव होगा, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम आपका और ग्रो करना चाहिए एज कंपेयर टू एयूएम। लेकिन 48% का ग्रोथ है, ठीक है, उसमें देखना पड़ेगा। फिर नॉन इंटरेस्ट इनकम, अब ये वाला जो इनकम है ना, ये कैप्री ग्लोबल को थोड़ा सा अलग बनाता है बाकी एनबीएफसी से। बाकी एनबीएफसी का क्या है कि मेन लोन दिया और आपने मार्केट से पैसा उठाया, बीच का जो गैप है वो आपका इनकम हो गया। ये नेट इंटरेस्ट इनकम इनका वो वाला तो आता ही है। इसके साथ में इन्होंने एक ये एडिशनल बिजनेस अपना स्टार्ट किया है जहां पे 3-4 चीजें ये करते हैं। एक तो ये कार लोन ओरिजिनेट करते हैं। कार लोन ये ओरिजिनेट करते हैं, मतलब कि अपने बुक पे रिस्क नहीं लेते, दूसरे लेंडर्स के लिए लोन ओरिजिनेट करती है, वहां से इनको फी इनकम आता है। दूसरा कंपनी क्या करती है, लाइफ इंश्योरेंस बेचती है, हेल्थ इंश्योरेंस बेचती है, बाकी कुछ जनरल इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल करते हैं, तो वहां से कंपनी को ना फी इनकम बनता है। अब इस क्वार्टर में आप देखोगे तो 124% का ग्रोथ है कंपनी के ये नॉन इंटरेस्ट इनकम में, यानी मैं लोन नहीं दे रहा, मेरे को फी इनकम आ रहा है, कोई मेरे बैलेंस शीट पे रिस्क नहीं है। तो रिस्क फ्री मैंने ये एक तरीके का अपने इनकम को डबल कर दिया। और टोटल इनकम में अगर आप इसका कंट्रीब्यूशन देखोगे तो 32% हो गया। नॉर्मली ये 25 से 28% के बीच में रहता है, इस क्वार्टर में ये 32% हो गया। तो इसने मेरे ओवरऑल इनकम को ना और ज्यादा बेटर कर दिया है। और इसकी वजह से आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का 92% से ग्रो किया है। हाँ, उसमें ओपेक्स का भी रोल है, मतलब ऑपरेशनल एक्सपेंसेस आपके सिर्फ 47% पे ग्रो किए, लेकिन नॉन इंटरेस्ट इनकम में जो इतना हाई ग्रोथ हमको देखने को मिला है उसका भी काफी बड़ा रोल आया इसमें। फिर पैट कंपनी का 99% से ग्रो किया, ऑलमोस्ट डबल हो गया वाई ओवाई लेवल पे। और ये एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि हमने देखा ना लास्ट कॉल में भी डिस्कस किया था कि अभी कुछ क्वार्टर तक इनको ऑपरेटिंग लिवरेज मिलता रहेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि पहले के क्वार्टर्स में कॉस्ट टू इनकम इनका बहुत हाई था, 60% के आसपास। अब आने वाले क्वार्टर्स में मैनेजमेंट ने बोला है कि कॉस्ट टू इनकम नीचे लेवल पे रहेगा। जैसे इस क्वार्टर में आप देखोगे 51-52% है, लास्ट ईयर 58 था। हालांकि इसमें भी एक चीज है, इन्होंने मतलब H2 के लिए गाइडेंस दिया था, यानी Q3 Q4 के लिए, कि 49% से 47% के रेंज में रहेगा कॉस्ट टू इनकम, बट उस रेंज से थोड़ा सा ज्यादा है Q3 के अंदर। अगेन इस पे हमको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा कॉन कॉल के अंदर, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू पे अच्छे नंबर्स हैं। फिर नेट एनपीए भी कंपनी का Q1Q लेवल पे इंप्रूव हुआ है, मतलब Q1Q तो फ्लैट है, वाई लेवल पे इंप्रूव हुआ है। और ROE कंपनी का 15% मतलब पहुंच चुका है। अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने QIP किया था तो इक्विटी का बेस बढ़ गया था, ROE काफी नीचे हो गया था, लेकिन लास्ट 2-3 क्वार्टर में इन्होंने 15% का ROE वापस से अपना अचीव कर लिया है। फिर इनका बिजनेस मिक्स देखते हैं, तो गोल्ड लोन का एयूएम आप देखोगे ये तो क्लियरली मतलब 40% क्रॉस कर चुका है। पिछले क्वार्टर में था 38, अब ये 42% है। तो वही पॉइंट है कि मतलब इसका जब मिक्स बढ़ गया है तो आपका यील्ड और बेटर होना चाहिए, आपका जो इंटरेस्ट इनकम है उसमें और फास्ट ग्रोथ होनी चाहिए एज कंपेयर टू एयूएम, लेकिन लगभग सेम है, 47% एयूएम ग्रोथ और 47-48% आपका नेट इंटरेस्ट इनकम। तो उस पर हमको देखना पड़ेगा। बाकी सारे प्रोडक्ट्स आप देखोगे ना तो उसका मिक्स कम हुआ है, क्योंकि सारा फोकस कंपनी ने गोल्ड लोन के ऊपर लगाया है। अब अगर हम प्रोडक्ट वाइज ग्रोथ देखें तो एमएसएमई में सेम 18-19% का ग्रोथ चल रहा है, पिछले क्वार्टर में भी वही था। गोल्ड लोन में कंपनी बहुत एग्रेसिव हुई है, अगर आप वाई लेवल पे देखोगे तो लगभग 80% से वाई इन्होंने अपना गोल्ड लोन की बुक को ग्रो किया। आई थिंक जितनी भी कंपनीज हमने डिस्कस करी अभी तक जो गोल्ड लोन के अंदर है, सबसे हाईएस्ट ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाया है, 80% वाई। और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखोगे तो भी आई थिंक 25-30% के आसपास का ग्रोथ बनता है Q1Q लेवल पे भी।
हाउसिंग में भी ग्रोथ अच्छी है 38-39% की। इनका हाउसिंग बुक भी आप देखो तो सिर्फ 64-6500 करोड़ का है, इंडिया शेल्टर से भी छोटा बुक है इनका। तो इसका मतलब हाउसिंग में भी ये कंपनी ना काफी आराम से 30-35% पे ग्रो कर सकती है, सेम इंडिया शेल्टर की तरह आने वाले काफी टाइम तक। देन ये एक चीज आप देखोगे ना तो मतलब मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। अगर आप इनका लोन टू वैल्यू रेशियो देखोगे गोल्ड लोन के अंदर, ये 72% है। मतलब ये कंपनी बिल्कुल ही हाई लेवल पे ऑपरेट कर रही है, थोड़ा सा रिस्क वाले मतलब ऐसा नहीं बोल सकते बहुत ही खराब है, लेकिन काफी एग्रेसिव है अपने गोल्ड लोन के अंदर। क्योंकि जो कंजर्वेटिव लेंडर्स होते हैं ना, जैसे आप उसको देखोगे सीएसबी बैंक को, उनका लोन टू वैल्यू रेशियो आपको दिखेगा 55 से 60% के रेंज में। इनका है 72%, मतलब बिल्कुल ही जो आरबीआई ने जो वो लिमिट अपनी रखी है उसके आसपास ही ऑपरेट कर रहे हैं। अब इसमें रिस्क क्या है कि कल को अगर गोल्ड के प्राइसेस एकदम से बहुत गिर जाते हैं 30-40% से, तब इनको इसमें रिस्क आ सकता है। बट ठीक है, अभी जब तक ये मेंटेन कर पाते हैं वो देखना पड़ेगा। लेकिन ये है कि कंपनी इसमें बहुत एग्रेसिव है, ग्रोथ भी काफी ज्यादा कर रहे हैं और इसमें एलटीवी भी इन्होंने बहुत हाई रखा हुआ है। बाकी बुक भी आप देखो तो ओवरऑल ग्रोथ वगैरह ठीक है। हाउसिंग का बुक हो गया या आपका कंस्ट्रक्शन फाइनेंस हो गया, इसमें भी ग्रोथ अच्छी है। फिर आप कार लोन ओरिजिनेशन देखो, क्यू ऑन क्यू इसमें काफी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। तो मतलब इस वाले बिजनेस से भी कंपनी का वो नॉन इंटरेस्ट इनकम ग्रो किया है। ब्रांच एडिशन बहुत एग्रेसिवली कर रहा है कैप्री ग्लोबल। इनका इस साल के एंड तक का टारगेट है 1400 ब्रांचेस का। अभी इन्होंने 1330 कर दिया है। इस क्वार्टर में इन्होंने 100 से ज्यादा ब्रांचेस ऐड करें, तो यानी 60-70 ब्रांचेस जो इनके बचते हैं वो कंपनी इस क्वार्टर में ऐड कर देगी। और ये जो 200 ब्रांचेस ये ऐड कर रहे हैं ना Q3 प्लस अभी Q4 के अंदर, इसमें से 150 ब्रांचेस इनके गोल्ड लोन के होंगे। तो मैनेजमेंट क्या बोलता है कि हमारा गोल्ड लोन में आपको ग्रोथ जरूर दिख रहा है कि बहुत फास्ट है, 50%, 40%, 60%, प्लस टोटल एयूएम में मिक्स भी उसका 40-45% अब जा रहा है। लेकिन यहां से भी हम हमारे गोल्ड बुक को ना बहुत हाई रेट पे ग्रो कर सकते हैं आने वाले सालों में। क्यों? क्योंकि एक तो अगर आप इनके टोटल ब्रांचेस देखोगे गोल्ड के, तो अभी 1000 के आसपास है। और जो आपके ट्रेडिशनल गोल्ड लेंडर हैं जैसे मनापुरम हो गया या और जो मुथूट फाइनेंस वगैरह है, उनके 5000, 6000, 7000 ब्रांचेस है। तो कंपनी कह रही है ग्रोथ का रनवे भी हमारे गोल्ड लोन वाले बिजनेस में बहुत बहुत ज्यादा है, काफी सालों तक इसमें हम ग्रो कर सकते हैं। प्लस प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होगी। अभी अगर आप इनका गोल्ड लोन पर ब्रांच एयूएम देखोगे तो वो 14 करोड़ है, 13 करोड़ है। बाकी जो एफिशिएंट लेंडर्स हैं उनका 20 करोड़, 25 करोड़ है। इसका मतलब क्या हुआ, पर ब्रांच एयूएम जब इनका बढ़ेगा तो मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी कि सेम कॉस्ट पे आप ज्यादा बिजनेस जनरेट करोगे, ऑपरेटिंग लेवरेज आपको और मिलेगा। तो ये इनका ब्रांच एडिशन है। फिर ईल्ड अगर हम देखें तो एमएसएमई में ईल्ड इनका इंक्रीज हुआ है 16.4 से 16.8%। हाउसिंग में थोड़ा सा कम हुआ है, हालांकि लास्ट कॉल में इन्होंने बोला था कि हाउसिंग में भी हम 3-4 बेसिस पॉइंट अपने ईल्ड को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इंक्रीमेंटल जो ये लोन दे रहे हैं वो टियर 3, टियर 4 सिटीज के अंदर दे रहे हैं जहां पे इंडिया शेल्टर देता है। तो वहां पे आपको ईल्ड अच्छा मिलता है, लेकिन इस क्वार्टर में ये थोड़ा सा मतलब फ्लैट ही रहा है। कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में भी इन्होंने ईल्ड को इंक्रीज किया है, लेकिन गोल्ड लोन का बिजनेस जो सबसे हाई रेट पे ग्रो कर रहा है, वहां पे ईल्ड आप देखोगे तो इन्होंने लगभग 80 बेसिस पॉइंट कम कर दिया, 18.6 से 17.8% क्यू ऑन क्यू लेवल पे। और इसकी वजह से अगर आप टोटल ईल्ड देखोगे कंपनी का कंसोलिडेटेड लेवल पे, ये भी मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे आपका फ्लैट रहा है। तो इस वजह से हमको वो नेट इंटरेस्ट इनकम में ना ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखा एयूएम के कंपैरिजन में, क्योंकि गोल्ड लोन जो इनका 80% पे ग्रो किया है उसका ईल्ड तो इन्होंने कम कर दिया 18.6 से 17.8%। अब माइट भी कंपटीशन इंटेंसिटी की वजह से या जो भी कुछ और रीजन होगा उस वजह से इन्होंने कम किया है। कौन कॉल पे उस पर हमको क्लैरिटी मिलेगा। फिर इनका अगर हम कॉस्ट ऑफ बोरोइंग देखें तो ये इंप्रूव हो रहा है 9.6 से 9.4%। क्यों इंप्रूव हो रहा है? दो चीजें हैं। पहला, एक तो रेटिंग अपग्रेड हुई है इस कंपनी की। तो रेटिंग अपग्रेड जब होता है तो उसका मतलब जो लेंडर्स हैं आपके, जो बैंक हैं, वो आपका रिस्क वेट कम कर देते हैं, तो आपका कॉस्ट ऑफ बोरिंग इंप्रूव होता है। दूसरा, जो वैसे ही जो रेपो रेट कट हो रहे हैं उसका भी एडवांटेज मिल रहा है। लेकिन कॉस्ट ऑफ बोरिंग में अभी भी 20 से 30 बेसिस पॉइंट का और इंप्रूवमेंट आना बाकी है। तो मतलब क्या हुआ, डायरेक्शनली कंपनी का जो मार्जिन है वो और बेटर हो सकता है आने वाले क्वार्टर्स में। स्प्रेड भी इनका 6.9 से 7% है, लेकिन इन्होंने गाइडेंस दिया 7.2% का, तो इसमें भी इंप्रूवमेंट का अच्छा स्कोप है। बाकी अगर हम इनका एसेट क्वालिटी वगैरह देखें तो ये आरओए वगैरह तो हमने डिस्कस कर लिया है, 4% का आरओए हो चुका है कंपनी का। एसेट क्वालिटी आप सेगमेंट वाइज देखो तो एमएसएमई स्टेबल है, हाउसिंग फाइनेंस आपका इंप्रूव ही हुआ है। कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा एक इन्होंने वो प्रोविजनिंग बढ़ाया था, एक बड़ा अकाउंट एनपी हो गया था, लेकिन इस क्वार्टर में इसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और बाकी गोल्ड लोन तो अच्छा कर ही रहा है एसेट क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ओवरऑल नंबर्स काफी अच्छे हैं कंपनी के। बस एक दो चीजें हैं वो कि नेट इंटरेस्ट इनकम थोड़ा और ग्रो कर सकता था, कॉस्ट टू इनकम थोड़ा और इंप्रूव हो सकता था, बट ठीक है, मतलब डायरेक्शन उसका ठीक है, लेकिन और क्लैरिटी चाहिए मैनेजमेंट से कि आगे का उसका कैसा डायरेक्शन रहेगा। पैट अगर आप देखोगे कंपनी का तो आई थिंक अभी लास्ट 9 मंथ्स में 660 करोड़ का पैट ये कर चुके हैं।
पूरे साल का इनका टारगेट है 840 करोड़ का, इन्होंने लास्ट कॉल में गाइडेंस दिया था, लेकिन बहुत आराम से कंपनी उसको भी आउट परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि 840 करोड़ के पैट का मतलब क्या हुआ कि ये जो Q4 है अभी जो क्वार्टर चल रहा है इसमें कंपनी का हार्डली 40-45% का पैट ग्रोथ आएगा, लेकिन इनका तो AUM ग्रोथ ही हर क्वार्टर में 35 से 40% चल रहा है, प्लस उस पर आपको ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है, तो मतलब बहुत आराम से कंपनी 860-870 करोड़ का पैट कर सकती है फुल ईयर FY26 के अंदर। और उसके बाद फिर अगला साल है, अभी AUM ग्रोथ का इन्होंने गाइडेंस बढ़ाया है इसी PPT के अंदर। तो पहले तो इन्होंने अपना एक मीडियम टर्म का गाइडेंस दिया था कि टिल FY28 हमारा टारगेट है कि हम 50,000 करोड़ का AUM करेंगे, और ग्रोथ कैगर इन्होंने दिया था 30% का। अब कंपनी क्या कह रही है, 50,000 करोड़ की जगह हम 55,000 करोड़ का AUM टारगेट कर रहे हैं टिल FY28। और ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि करंट ग्रोथ रेट ही इस कंपनी का बहुत फास्ट है कि 50,000 करोड़ तो कंपनी टाइम से पहले अचीव कर लेगी। तो अब अगर आप कैगर वाइज देखोगे ना, तो उसका मतलब नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर लगभग 35% का ग्रोथ कैगर ये प्लान कर रहे हैं। तो ग्रोथ गाइडेंस इन्होंने एक तरीके से अपग्रेड किया है। और उसके बाद इन्होंने लॉन्ग टर्म गाइडेंस दिया है कि FY32 या 33 इन्होंने बोला है कि हमारा टोटल AUM जो है वो 1 लाख करोड़ हो जाएगा। तो वो तो मतलब बहुत लंबी बात है, वो तो हमको ट्रैक करना है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि नियर टर्म का जो गाइडेंस था उसको इन्होंने अपग्रेड किया है। तो ओवरऑल नंबर्स अच्छे हैं, एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है, क्रेडिट कॉस्ट भी अगर आप इनका देखोगे तो Q1 में बढ़ गया था बहुत ज्यादा, फिर Q2 में इंप्रूव हुआ, अब Q3 में Q2 से भी बेटर क्रेडिट कॉस्ट आया, उसकी वजह से भी पैट में हमको अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। तो ठीक है ओवरऑल, बाकी ROE आपका ऑलरेडी 15% हो गया है, सारी चीजें ठीक चल रही हैं। बस एक वही गोल्ड लोन पे जो कंपनी काफी ज्यादा LTV रख रही है, तो उसका क्या अप्रोच है, ज्यादा एग्रेसिव उसी वे में कंपनी रहेगी, कैसे उसको मैनेज करिए वो चीजें देखनी है, और कॉस्ट टू इनकम का कैसा ट्रेजेक्टरी रहता है वो सारी चीजें हमको देखनी है कॉन कॉल के अंदर। अच्छे नंबर्स हैं, और इसी वजह से हमने जो पहले भी डिस्कस किया है कि कैप्री ग्लोबल पूरे NBFC स्पेस में आप देखोगे ना सबसे बेस्ट बेट लगता है, क्योंकि जितने भी लीवर्स हमको चाहिए एक लेंडर के अंदर इनके इस NBFC में वो सारे हैं। ग्रोथ आप देखो तो शायद सारे NBFC से सबसे हाईएस्ट रेट पे ग्रो कर रहे हैं। फिर उसके बाद में आप देखोगे ROE का नंबर तो सबसे बेस्ट रेट से इनका इंप्रूव हो रहा है। SBFC का भी ROE का नंबर इंप्रूव हो रहा है, लेकिन रेट ऑफ चेंज कैप्री ग्लोबल में ज्यादा फास्ट है एज कंपेयर टू SBFC। और कैप्री ग्लोबल का तो टारगेट भी है ना कि ROE को ये 18% तक का लेके जाना चाहते हैं टिल FY28, तो बिल्कुल उस डायरेक्शन में जा रही है कंपनी। फिर आप ROE देखोगे 4% है, बाकी NBFCs आप देखोगे तो 3-3.5% के ROE पे ऑपरेट कर रही हैं। प्लस उसके साथ में आप देखोगे ऑपरेटिंग लिवरेज इस कंपनी को बहुत अच्छा मिल रहा है। बाकी सारी जो NBFCs हैं जैसे SBFC हो गया या इंडिया शेल्टर भी हो गया, उनको जो बेस्ट ऑपरेटिंग लिवरेज मिलना था वो टाइम अब जा चुका है। आने वाले क्वार्टर्स में मतलब थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लिवरेज इनको नहीं मिलेगा। प्लस एक और चीज है ऑपरेटिंग लिवरेज पे ही, जो 2 बैंक्स हमने डिस्कस करे हैं पहले भी, CSB बैंक और दूसरा आपका IDFC फर्स्ट बैंक, इन दोनों बैंकों को भी ना आने वाले कुछ टाइम के बाद मतलब FY27 के बाद इसी तरीके का ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा, क्योंकि उनका भी कॉस्ट टू इनकम आप देखोगे तो अभी 65-70% के रेंज में है। और फिर धीरे धीरे जैसे उनका एसेट क्वालिटी स्टेबल होता जा रहा है, ग्रोथ वापस आ रही है सिस्टम के अंदर, तो आगे उनको एडवांटेज मिलेगा। तो वो 2 लेंडर भी इस कैटेगरी में आएंगे, काफी इंटरेस्टिंग हो जाएंगे मीडियम टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अभी अगर आप NBFC में कंपेयर करो तो मतलब अनडाउटेडली कैप्री ग्लोबल सबसे बेस्ट बेट लगता है, क्योंकि इसके साथ में वैल्यूएशन भी है। अब प्राइस टू बुक देखो 2.4-2.5 के आसपास का प्राइस टू बुक है, जबकि इस क्वालिटी की जो NBFC है उसका नॉर्मल अगर मार्केट अच्छा होता तो अभी 4-4.5 के आसपास का प्राइस टू बुक मिलता है इसको, शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि सबसे हाई रेट पे ये ग्रो भी कर रहे हैं। बाकी NBFCs के कंपैरिजन में वैल्यूएशन भी सस्ता है, ग्रोथ मैट्रिक्स भी अच्छे हैं, एसेट क्वालिटी इंप्रूव भी हो रही है, और बाकी ROE का लीवर भी है। प्लस एक और चीज अगर आप देखो, पिछला 1-1.5 साल जो है काफी खराब गया है मार्केट का, मतलब हमने बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स देखे हैं जिनके रिजल्ट अच्छे आए हैं लेकिन मार्केट ने पनिश किया है, 20%, 30%, कई स्टॉक्स तो आधे हो गए। कैप्री ग्लोबल का अगर आप देखोगे मतलब रिटर्न तो नहीं दिया इसने, लेकिन ऑलमोस्ट उसी लेवल पे जब से हमने इसको डिस्कस किया था, 5-10% ऊपर नीचे जाता है, क्योंकि मतलब क्वालिटी है, हर एक क्वार्टर में नंबर्स इनके कंसिस्टेंस है, कहीं पे कोई ऐसा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है। तो पॉइंट क्या है कि जब भी मार्केट का बस वही है, सेंटीमेंट थोड़ा इंप्रूव होने का पॉइंट है, बाकी इनके सारे लीवर्स अवेलेबल हैं, वैल्यूएशन सपोर्ट भी है जो आपको एक डाउनसाइड रिस्क प्रोवाइड करता है, और एग्जीक्यूशन तो कंपनी का अच्छा है ही। तो ओवरऑल अच्छे नंबर्स हैं, बाकी जब कॉन कॉल होगा और अच्छे से डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट ने आगे का क्या आउटलुक दिया है। आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।